नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त जो लाइव में आप जुड़ पा रहे हैं, मैं और सनी सरद हम दोनों दुमका से आप तक पहुंच पा रहे हैं। और झारखंड में आखिरी चरण में जिन 3 सीटों पे मतदान होना है 1 जून को, 30 मई को प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब से महज 20 से 22 घंटों के बाद ही शाम 5 बजे कल प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। राजमहल से इस लाइव में हमारे साथ मनोज पांडे जुड़ेंगे और गोड्डा से सूरज ठाकुर भी इस लाइव में मौजूद रहेंगे। इन 3 सीटों पे जहां पे मतदान होना है 1 जून को, 2019 के चुनाव परिणाम में बीजेपी ने इन 3 में से 2 सीटों पे चुनाव जीता। वो सीट एक दुमका जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, और एक सीट गोड्डा की रही, और एक तीसरी सीट जो राजमहल की, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीता। विजय हांसदा चुनाव जीत करके गए, जो इस बार भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। दुमका में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सुनील सोरेन की जगह पे सीता सोरेन मैदान में हैं। ये सारी जानकारियां आप तक पहुंची गई है। गोड्डा में निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहे हैं, सामने प्रदीप यादव हैं। क्या कुछ चल रहा है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्या वाकई में आपकी बातचीत हो रही है? हालांकि 11 सीटों पे जो झारखंड में अब तक मतदान हुआ लोकसभा के चुनाव को लेकर के, उसमें आपके कौन से मुद्दे छाए रहे, इस पे भी हम लोगों ने बातचीत किया। ज़्यादातर जो आम जनमानस के मुद्दे हैं वो गायब हैं। आम लोग भी आम लोगों की बातचीत नहीं कर रहा है। तो ऐसे में नेताओं से आम लोगों के सवालों को आवाज़ देने की अपेक्षा करना जो है अपने आप को ठगने जैसा है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें जो है हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि संक्षेप में रखें। और सबसे पहली बातचीत दुमका से ही करते हैं कि दुमका में क्या कुछ चल रहा है। सनी सरद हैं, मैं खुद जो है, हम लोग दोनों लगातार कैंपेन जो नेताओं का चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों का, हम लोग कवर कर रहे हैं। सनी, अब जबकि महज प्रचार प्रसार के लिए 20 से 22 घंटे ही बच गए हैं पॉलिटिकल पार्टियों के पास, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और वो लोग जो झारखंड में या फिर पूरे देश भर में दुमका की सीट पे नज़र बनाए रख रहे हैं, वो कैसे समझें, क्या चल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, माना ये जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद माहौल बदलेगा। माहौल ये हुआ कि पहले दुमका का मौसम सुहाना था, और आज देखिए किस तरह से लहर एक तरह से चल रहा है। ये हालांकि लहर मौसम का है, मोदी का लहर चल रहा है या नहीं ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। शहर में ज़रूर भाजपा के वोटर हैं, लेकिन शहर छोड़कर ग्रामीण इलाकों में जैसे ही निकलिए तो ऐसा लगेगा कि जेएमएम का ही गढ़ है। तो लड़ाई बहुत टाइट है इस बार। पिछली बार सुनील सोरेन यहाँ से उम्मीदवार थे, फिर इस बार भी उन्हें बनाया गया था उम्मीदवार, और बाद में उनका टिकट काटकर यहाँ पर जब सीता सोरेन वो शामिल हुई तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा खेमा पूरी तरह से यहाँ पर ताकत झोंके हुए है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2 कमी जो है भाजपा में वो दिख रही है। एक तो सुनील सोरेन का जो टिकट काटा गया, मंच पर और तस्वीरों में भले ही वो साथ दिख रहे हैं, लेकिन दिल से उस तरह से नहीं लगे हैं, उनके कैडर नहीं लगे हैं। लोग ये भी मान रहे हैं कि उनका बहुत कैडर था भी नहीं, मजबूत नहीं था। लेकिन एक तो उसकी वो नाराजगी, दूसरी वाले जो सवाल है सनी, दूसरे पे भी आएंगे कि दिल से नहीं लगे हुए हैं, तो इसको मापने का कौन सा यंत्र है कि लोग ये मापे, खास करके बीजेपी के लोग? क्योंकि सुनील सोरेन कोई मास लीडर जैसा उनका तो चेहरा पहले भी नहीं रहा है। जो कोर वोटर बीजेपी के थे वही लोग उनके साथ जुड़े और वो चुनाव जीते। देखिए, मापने का तरीका ये है कि अब मान के चलिए कि आप हैं, संजय रंजन हैं, तो आपका जो मजबूत पकड़ है किन इलाकों में है। अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपकी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, तो आप उन इलाकों में जाकर मेहनत करेंगे। अगर आप उन इलाकों में जाकर मेहनत कर रहे हैं जिस पर ऑलरेडी बिना मांगे वोट मिले, तो इसका मतलब समझ में आता है कि आप सिर्फ मुंह जुटाई टाइप से रस्म कर रहे हैं, फोटो खिंचाई की रस्म अदायगी हो रही है। दूसरा एक फैक्टर है कि लुइस मरांडी, यहाँ एक चर्चा कल ही जब मैं आया तो यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं वो बता रहे थे कि पिछले 4-5 दिनों से वो तस्वीर से गायब हैं, लेकिन वो बाहर निकली। तो एक तो नाराजगी, अब वो क्या कारण है, नहीं है, या नाराजगी है या भी नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा है। तीसरी बात तो चर्चा ये आई कि वो मैनेजमेंट में ज़्यादा व्यस्त हैं और कैसे दुमका का चुनाव फतह किया जाए बीजेपी के दृष्टिकोण से, उस पे वो फोकस कर रही हैं और वो जिम्मेदारी उनको दी गई। बिल्कुल वो कर रही होंगी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो चर्चा है, तो ये एक चर्चा है
दूसरी बात कि सीता सोरेन खुद से एक कैंडिडेट के तौर पर जितनी ताकत लगाना चाहिए, जितनी ताकत, और दूसरे अभी जो 3 सीट पर होना है उसके जो बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं वो जितनी ताकत लगा रहे हैं। आप देखिए गोड्डा का ही अगर उदाहरण लीजिए, निशिकांत दुबे भले ही कहे कि हम प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो ताकत झोंक चुके हैं, उनका पूरा परिवार लगा है। सीता सोरेन जो है, ऐसी चर्चा है कि बहुत सुबह 11-12 बजे निकलती हैं प्रचार में, गाड़ी से कम उतर रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन वो जा रही हैं। उनकी तीनों बेटी जो है वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर रही हैं और मुखरता से बोल रही हैं। वो डायरेक्ट कल्पना सोरेन पर बोल रही हैं, वो डायरेक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बोल रही हैं। वो बता रही हैं कि एक परिवार जिसने हमें कभी नहीं अपनाया, अब मोदी का जो परिवार है वो अपनाया है और वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो देखिए दोनों का जो वोटर है, खास करके दुमका में, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भाजपा हो, दोनों के वोटर फिक्स्ड हैं। इधर उधर बहुत होने जाने को नहीं है। अब समीकरण के आधार पर जो यहाँ के जो रणनीतिकार हैं वो बता रहे हैं या विश्लेषक हैं कि 40% जो है वो आदिवासी क्रिश्चियन का वोट है और 18% मुस्लिमों का वोट है। तो एक मुश्त जो 58% वोट है उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना वोट मानकर इस चुनावी मैदान में लड़ रही है। लेकिन भाजपा मान रही है कि 58 के बाद जितना वोट है उस पर मेरा अधिकार है और मेरे तरफ लोग हैं। और दूसरा 40% में भी बीजेपी में मान करके चल रही है कि आदिवासी समाज पर मैं आ रहा हूं कि, और वो बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों का दावा है कि 40% में भी मेरी सेंधमारी है और मजबूत हम रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ से जीतते रहे दुमका से कई बार। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक तो है कि सीता सोरेन खुद चुनावी मैदान में है, उनकी बेटी मैदान में है, बाबूलाल मरांडी इसे एक गढ़ बनाकर है और उसे एक प्रतिष्ठा का भी विषय मानकर चल रहे हैं, चूंकि उन्हीं के नेतृत्व में जो है सीता सोरेन जो है भाजपा में शामिल हुई हैं। अमर बावरी यहाँ पर हैं, कैंप कर रहे हैं लगातार, और भाजपा के कई नेता और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पिछले दिनों अमित शाह भी आए थे, जामताड़ा में कार्यक्रम था। लेकिन आप उधर से देखिए, उधर से जो एक सोरेन फैमिली का यहाँ नाम है और अपना दबदबा है, बसंत सोरेन जो है यहाँ पर कैंप किए हैं। और चर्चा यहाँ पर यह है कि बसंत सोरेन भले ही चुनावी रैलियां और सभा में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी सभा कर रहे हैं। यहाँ के मुखिया समूह, यहाँ की सहिया समूह, यहाँ के और छोटे छोटे जो समूह हैं, बूथ कमेटी पर वो ज्यादा फोकस करके माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। वो आश्वासन दे रहे हैं कि अभी चुनाव के बाद जो सरकार काम करना शुरू करेगी तो उसमें हम लोग किस तरह से आपको आपके इलाके का या फिर आपको जो है मदद पहुंचाएंगे। तो ये भी काम हो रहा है। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन आप देखिए किस तरह से मुखरता से वो बोल रही हैं मंच से और लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। चर्चा यहाँ ये भी है कि सीता सोरेन के सामने उम्मीदवार भले ही नलिन सोरेन हो, वो लेकिन कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में, मतलब दोनों जो जेठानी और बहुरानी दोनों गोतनी जो है वो आमने सामने है और ये लड़ाई है। तो बहुत मजबूत, आप एकदम इसे आसान नहीं मान सकते हैं दुमका की सीट को। मुझे लगता है कि जीत हार का अंतर शायद पिछली बार 50,000 के आसपास का था, इस बार और बहुत कम हो जाएगा और कहीं भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। क्योंकि देखिए आप भी संजय घूम रहे हैं, जनता एक तो है कि भाई जिसे लोग जानते हैं कि ठीक है ये उधर देंगे ये इधर देंगे, इसके अलावे जो बीच का आदमी है आप उसे कितनों बात कीजिए आप टटोल नहीं पा रहे हैं कि आप वो किधर जाएंगे। आज देखिए घूमते घूमते हम लोग जामताड़ा गए थे। जामताड़ा के शहरी इलाके में जो है वो भाजपा के ज़्यादातर समर्थक मिले। करमाटाड़ गए तो करमाटाड़ में भाजपा के समर्थक ज़्यादा मिले। लेकिन अगर शहर छोड़ के गाँव जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद ये बंटता हुआ दिखता है। तो अब एक चीज़ तो है सनी, और जो भी चुनावी विश्लेषक हैं या फिर जो पॉलिटिकल खबरों पे ध्यान रखते हैं उनको मालूम है कि शहर ज़्यादातर जो है बीजेपी के हिस्से में आता है और बीजेपी के वोटर्स ही हैं। एक जिसका जिक्र कर रहे थे और बीजेपी जिस पे दावा कर रही है कि ट्राइबल वोटरों में भी जो है हमारे लोग हैं और सेंधमारी करेंगे और आदिवासी वोटरों में भी बीजेपी के लोग जो है उम्मीद से हैं। लेकिन एक चीज़ देखना होगा और समझना होगा, अगर ईमानदारी से अगर विश्लेषण किया जाए तो जो दर्शक हैं वो भी ध्यान रख रहे होंगे, और जिन 11 सीटों पे अब तक मतदान हो गया है, अगर वोटिंग पैटर्न देखेंगे ट्राइबल समाज का और जो टेंडेंसी दिखा है चुनाव में मतदान को लेकर के, तो एक चीज़ तो देखा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो है आदिवासियों में मतलब बहुत व्यापक स्तर पर एक जो बदलाव है और एक जिस तरीके से मोबिलाइज हुए हैं लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, सोरेन फैमिली के प्रति, हेमंत सोरेन के प्रति, वैसे परिस्थिति में दुमका जैसे सीट पे जहाँ पे
शिबू सोरेन जी का गढ़ माना जाता है, गुरु जी का सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस गढ़ में सेंधमारी बाबूलाल मरांडी ने कई दफे की, सुनील सोरेन खुद शिबू सोरेन को चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके माना जाता है कि दुमका जो है वो मजबूत किला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती इस बार तो बन गई है। तब जबकि सीता सोरेन आई हैं, सोरेन परिवार से ही एक वोटर जो बड़ा तबका था, जो सोरेन परिवार से नाराज रहता था, नाराजगी की वजह से बीजेपी के तरफ गया था, उन लोगों के जहन में एक मैसेज गया है कि भाई ये भी तो सीता सोरेन भी तो सोरेन फैमिली की ही हिस्सा हैं, कब तक रहेंगी नहीं रहेंगी। बसंत सोरेन के एक बयान ने जो है वो चीज़ सामने लाया और बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं जनता के मन में, खास करके दुमका के वोटरों में एक द्वंद्व की स्थिति है। और ये द्वंद्व वाली जो स्थिति है, यही वजह है कि दुमका जहां पे बीजेपी पिछले दफा गुरुजी को हरा करके चुनाव जीती, इस बार नलिन सोरेन के मैदान में होने के बावजूद जो है मुकाबला एकदम कांटे का हो गया है। बीजेपी जीतेगी कि जेएमएम जीतेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। देखिए, पिछली बार से इस बार का अंतर ये है संजय, एक तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो एक इंडिया गठबंधन और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, यही वजह है कि उन्हें जेल में डाला गया। और कल्पना सोरेन जिस भी कार्यक्रम में जा रही हैं वो कह रही हैं कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। वो बता रही हैं कि आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो उसके बाद जेल का फाटक खुल जाएगा। आप देखिए कि ऐसे वीडियो जो है वो इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे यहाँ से नलिन सोरेन हो या फिर गोड्डा से प्रदीप यादव हो, वो एक वीडियो एडिट करके बनाया गया है जिसमें कि ईवीएम का बटन दब रहा है और उधर से जेल का गेट खुल रहा है। तो ये जनता को बताने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि खास करके जो आदिवासी वोटर हैं उनमें ये इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी आदिवासी वोटरों में दुमका में पैठ रख रही है, लेकिन पिछली बार रखती रही है। हाँ। अब इस बार वही चुनौती है कि क्या वो वोट जो बीजेपी के हिस्से में जाता था उसको समेट करके ये लोग रख पाएंगे। वही चुनौती है। और यहाँ जो बीजेपी के बाहर से जितने भी नेता आए हैं वो भी इसी चीज के मंथन में लगे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ लड़ाई जो है बिल्कुल एकदम 49 और 51 का है। अब 51 कौन है, 49 कौन होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत टाइट है। अभी जो 2 दिन बचा है उस 2 दिन में बहुत कुछ होना है, उस 2 दिन में बहुत कुछ माहौल बदलना है। इससे पहले हम लोग कई सीटों पर देखे कि अंतिम के 2 दिन में ही बिल्कुल माहौल बदला। तो यहाँ माहौल बदलेगा और क्या होगा इसके बाद तय होगा। बिल्कुल अभी प्रचार प्रसार के लिए जो है 24 घंटे 20 से 22 घंटे बचे हुए हैं। कल शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। दुमका के बाद जो इन 3 सीटों में एक और सुरक्षित सीट है, आदिवासी सुरक्षित सीट है राजमहल, जहां पे पिछले दफा 2019 में विजय हांसदा चुनाव जीते। मनोज पांडे जो हमारे सहयोगी हैं, जिनको आप पांडे जी के तौर पे जानते हैं, वो राजमहल में हैं और राजमहल से लगातार कवर कर रहे हैं। पांडे जी, राजमहल में क्या कुछ देख पा रहे हैं तब जबकि लोबिन हेम्ब्रम भी एक फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं? जो बाहर के लोग हैं, राजमहल से जो बाहर देख रहे हैं, पॉलिटिकल खबरों पे नज़र बनाए रख रहे हैं, क्या वाकई में लोबिन हेम्ब्रम बड़ा फैक्टर बन पाएंगे या फिर विजय हांसदा जिस तरीके से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, ताला मरांडी के सामने बीजेपी ने ताला मरांडी को मौका दिया है, क्या दिख रहा है वहाँ पे? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जब पहली बार 2014 में जब मोदी लहर बोली जा रही थी कि मोदी अब की बार मोदी सरकार, तो वो 50,000 वोट से जीते थे। 2019 में जब यहाँ पे हुआ कि इस बार तो प्रचंड बहुमत से आएगी भाजपा, तो उनका आंकड़ा बढ़कर जीतकर 1 लाख हो गया। तो इस बार जो है वो तो मोदी लहर उतना देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप उससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात स्टीफन मरांडी ने कही कि जहाँ खासकर राजमहल, दुमका और इन सब संथाल परगना में हमारा सिंबल ही सर्टिफिकेट है जीत का। ये औपचारिकता मात्र बच जाती है कि जिसको जेएमएम का सर्टिफिकेट मिल गया है उसको सर्टिफिकेट देना है, टिकट जिसको मिल गया। तो लोगों का एक तो बड़ा खासा लगाव है तीर धनुष के साथ, वो बताना चाह रहे थे और इसका असर भी आपको दिख रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और यहाँ का अगर आप
जाति समीकरण भी देखेंगे तो जाति समीकरण भले ही जेएमएम के पक्ष में है, लेकिन भाजपा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों के बीच लोबिन हेम्ब्रम कितना वोट लाते हैं, वो वोट किसका काट रहे हैं, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन पूरे लोकसभा में अगर आप घूम घूम कर देखेंगे तो जो पॉकेट है यहाँ पे कि अमुक प्रखंड बीजेपी लीड करती है या अमुक प्रखंड जेएमएम लीड करती है, उसमें बहुत खासा अंतर या प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। राजमहल में जो एक विधानसभा जो बरहेट आता है पांडे जी, हेमंत सोरेन वहाँ से चुनाव जीत करके गए, मुख्यमंत्री भी बने, फिलहाल जेल में बंद हैं। बरहेट भी आप गए थे, बरहेट में क्या कुछ देखने को मिला? क्या वहाँ पे बीजेपी बड़े स्तर पर सेंधमारी कर पाएगी या फिर जेल में रहने के बावजूद हेमंत सोरेन के जो वोटर हैं, जो कैडर हैं, वो इंटैक्ट हैं? देखिए, कैडर का तो उस तरीके से ये नहीं है, लेकिन बरहेट पूरे विधानसभा में अगर बात करें तो वहाँ जेएमएम काफी मजबूत है। चाहे वो हेमंत जी भले प्रचार करने ना हो, लेकिन लगातार पटना में उनकी पत्नी जो कल्पना मुर्मू है वो बनी हुई है, लगातार रोड शो कर रही है या राजमहल के हर जगह कर रही है। कल भी उनका रोड शो है। तो पटना बाजार हो चाहे बरहेट का पूरा इलाका, आप वहाँ देखेंगे कि एक लीड तो है जेएमएम को, और मुझे नहीं लगता कि उतनी आसानी से उसको कोई भी पार्ट पाने में इतना सक्षम होगा। हेमंत जी जेल में हो, लेकिन प्रचार भी उसी तरीके से किया जा रहा है कि जेल का जवाब वोट से, यही बैनर पोस्टर हर जगह लगा हुआ है और इसी को प्रचार गाड़ी में बजाया या दिखाया जा रहा है। एक तस्वीर लगाई गई है और उसको एनिमेटेड करके जेल के अंदर हेमंत सोरेन को दिखाया गया है। तो ये जेएमएम के लोग भी मानते हैं कि सिंपैथी जो है वो तो हेमंत सोरेन के साथ है, तो उस तरीके की तस्वीर लगाई जा रही है और उसका असर है भी। पांडे जी, एक जो सवाल है वो बाबूलाल मरांडी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें हो रही है झारखंड में उनके नेतृत्व में ही हो रही है। ताला मरांडी को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया, और ये बोला जा रहा है कि राजमहल की जो सीट है, जिस तरीके से दुमका की सीट पर बाबूलाल ने चुनौती के तौर पे लिया और कई दफ़े जो है सोरेन परिवार को पीछे धकेला, बाबूलाल खुद जीते, सुनील सोरेन भी चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से बीजेपी की तरफ से। राजमहल को लेकर के इस बार बाबूलाल ने चुनौती के रूप में लिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी मेहनत जो है सफल हो पाएगी? ये तो जवाब 4 तारीख को ही पता चल पाएगा, लेकिन उनके लिए तो 14 चुनौती भरा है। कोई भी सीट पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा कोई विनिंग कैंडिडेट था। आप भी कई जगह गए, ऐसा क्या लगा कि नहीं, 14 में से राजमहल पे इसलिए चुनौती है पांडे जी कि इसको आप देखिए कि बाबूलाल के नहीं रहने के बगैर भी जो है बीजेपी ने ऑलरेडी 2019 में एनडीए के तहत जो है 12 सीटों पे जीत दर्ज की। एक गिरिडीह में आजसू ने और 11 बीजेपी, 12 सीट। गीता कोड़ा वाली सीट पहले ही बीजेपी ने जो है अपने हिस्से में कर ली, गीता कोड़ा को जोड़ करके। एकमात्र सीट जो राजमहल की बची है वो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे सीधा मुकाबला है। ताला मरांडी को बाबूलाल मरांडी ने उनकी पहल पे उनको मौका दिया गया। बाबूलाल मरांडी इस बार बीजेपी के साथ हैं, इसलिए सवाल बन रहा है। हालांकि ठीक है कि 14 का 14 सीटों पे उनके लिए तो है ही मामला, लेकिन एक प्रयास ये भी रहा बीजेपी की कि बाबूलाल मरांडी को साथ में ला करके बीजेपी का चेहरा बना करके ट्राइबल वोटरों में सेंधमारी करें। तो राजमहल पे तो उनकी चुनौती देखी जाएगी कि क्या बाकी में बाबूलाल ने वो चीजें करने की कोशिश की, सफल हो पाए वो, इसलिए ये सवाल है। पश्चिमी सिंहभूम में उम्मीदवार को ले आने से वो सीट नहीं आता है। आप इस बात को बताइए, इससे पहले हेमलाल मुर्मू भी यहाँ से सांसद रहे हैं और वो भी बीजेपी में अपना ताकत दिखा चुके हैं कि उनको क्या प्राप्त हुआ। वो 4 चुनाव लड़े और चारों में पराजित होना पड़ा। तो ये नहीं कह सकते कि किसी के आने से या जाने से संगठन या लोगों में भी उतना बदलाव देखने को मिलता है। रही बात
4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रचार प्रसार या लोगों का रुझान है वो इस ओर इशारा नहीं कर रहा है। यहाँ लग रहा है कि काफी मजबूत है जेएमएम। अच्छा, ये अभी जेएमएम खेमे में ये चर्चा है कि एमटी राजा के आ जाने से और अधिक मजबूत है और इसलिए लोबिन हेम्ब्रम का फैक्टर जो है काम नहीं कर रहा है। इस पर क्या चर्चा है उधर? देखिए, एमटी राजा जिस वोट को लेकर आते हैं, एमटी राजा इससे पहले जब आसू में थे तो एमटी राजा वैसा कोई वोट नहीं दिला पाए जो स्वाभाविक तौर पे जेएमएम को नहीं मिलता है। और अगर अभी आ भी गए तो ऐसा कोई वो वोट बैंक अपने पास नहीं लेकर। चर्चा ये है कि एमटी राजा अभी मेहनत करेंगे और उसके बाद राजमहल से वो विधानसभा का चुनाव जो है जेएमएम के टिकट पर लड़ेंगे। तो वो तो जो उनका वोट है, ये लोकसभा का चुनाव है, वो तो विधानसभा में पता चलेगा कि राजमहल में जनता उनके कितने पक्ष में है। शुक्रिया पांडे जी, आपका शुक्रिया। बिल्कुल सही बात बता रहे थे कि एमटी राजा के आने से बहुत ज़्यादा बदलाव जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एमटी राजा अगर किसी को जोड़ पाए तो वो अल्पसंख्यक को ही जोड़ पाते, और अल्पसंख्यक पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ हैं। गोड्डा दुमका राजमहल के बाद गोड्डा में हमारे सहयोगी सूरज ठाकुर हैं, वहाँ पे भी बातचीत करते हैं और गोड्डा पे सबकी नज़र है, क्योंकि गोड्डा में आप देखिए कि नेता ही नहीं बल्कि अभिनेता भी कैंप कर गए हैं। दिनेश लाल यादव का वहाँ पे रोड शो हुआ, आम्रपाली दुबे का रोड शो हुआ, और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी रोड शो था। इसके पहले अमित शाह का कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार कैंप किए हुए हैं। आज मंत्री बन्ना गुप्ता घूम रहे थे। कांग्रेस का एक बड़ा जो पॉलिटिकल चेहरा है वो गोड्डा में एक तरीके से कैंप कर गया है। कल्पना मुर्मू सोरेन, जो न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि इंडिया अलायंस की स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर रही हैं, और उनकी अपील लोगों तक पहुंच भी रही है, और यही वजह है कि वो हर जगह प्रचार प्रसार कर रही हैं। गोड्डा में भी जो है वो पहुंच रही हैं। सूरज ठाकुर से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब जबकि महज 20 से 22 घंटे बचे हैं प्रचार प्रसार के, तो सूरज क्या कुछ देख पा रहे हैं। सूरज, आप गोड्डा में हैं, लगातार गांव में, शहरों में और नेताओं के भाषणों को जो है आप लगातार कवर कर रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? एक तो गर्मी बहुत है, हम लोग लाइव में हैं और जो दर्शक जुड़े हुए होंगे वो देख रहे होंगे। गोड्डा में कितनी गर्मी है, एक तो मौसम की और राजनीति ने इसकी जो तपिश बढ़ाई है उसकी कितनी गर्माहट है? देखिए, निश्चित तौर पर आज गोड्डा में बहुत ज्यादा गर्मी थी मौसम के लिहाज से देखें तो। इसके बीच भी नेताओं का जो सभा है वो चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, और चूंकि अब आखिरी चरण है, आखिरी वक्त है, प्रचार भी कल थम जाएगा, तो सबने अपनी ताकत झोंकी हुई है। जहां जो बड़े नेता हैं वो न केवल बड़ी रैलियां कर रहे हैं बल्कि छोटे छोटे गाँव में जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आज मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो सरौनी बाजार के एकदम दूरस्थ इलाके में प्रदीप यादव के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे। कल्पना सोरेन और जो राजेश ठाकुर हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो लगातार अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में गोड्डा के घूमे तो लोग जो हैं सेंट्रलाइज्ड मुद्दों पर वोट नहीं करने जा रहे हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं। उनकी जो बुनियादी प्रॉब्लम है, बुनियादी मांगे हैं, समस्याएं हैं, शिक्षा है, रोजगार है, पेयजल है, सड़क है। दूसरी बात जो कि यहाँ पर जी मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे हावी हो गए। हालांकि देश भर की जो स्थिति रही इस लोकसभा चुनाव की, वो राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दे और कैंडिडेट की जाति और कैंडिडेट का चेहरा ही मैटर रखा है। कोई लहर टाइप की चीज जो है चल नहीं रहा है। गर्मी है, लू चल रही है सिर्फ। जी, निश्चित तौर पर गर्मी है, लू चल रही है, हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन लहर जैसी बात की इनकी या उनकी लहर, किन्हीं की लहर नहीं है। मतदाता जो है स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो जो है सड़क की बात कर रहे हैं, पेयजल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ये है कि गोड्डा में चूंकि 2009 से लेकर 2019 तक लगातार 3 बार बीजेपी जीती, तो वो उसका जो एक पक्ष है वो दावा कर रहा है अपने गढ़
जड़ के रूप में। और दूसरा जो पक्ष है जो इस बार दावा कर रहा है बदलाव के बयार की, और उस तरह से उन्होंने ताकत झोंकी हुई है और तमाम बड़े नेता जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि कल ही यहाँ पर गोड्डा में निशिकांत दुबे के लिए आजमगढ़ के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी भी हैं। निशिकांत दुबे भोजपुरी सिने जगत की अभिनेत्री हैं। आम्रपाली दुबे उन्होंने सभा की। उसके एक दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने पोड़ैया हाट में निशिकांत दुबे के लिए सभा की। कल्पना मुर्मू सोरेन जो है गांधीग्राम में उन्होंने सभा की, पोड़ैया हाट में सभा की, राजा बेटा में सभा की और आज भी उनकी थी। इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं, आज जेपी पटेल है जो खुद हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, वो जो है ग्रामीण इलाकों में, छोटे छोटे शहरों में, पत्थरगामा में, सरोनी बाजार में वो जनसंपर्क अभियान, छोटे छोटे कार्यकर्ता सम्मेलन, छोटी सभाएं कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और मुकाबला जो है यहाँ पर दिलचस्प दिख रहा है और कांटे का दिख रहा है। कोई ये दावा नहीं कर सकता। जी सूरज, झारखंड के जो दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, प्रदीप यादव की आवाज आप और हम सब जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी बाद में देखेंगे, वो विधानसभा से और सड़कों से सुनते रहते हैं। निशिकांत दुबे भी फायर ब्रांड ही नेता हैं। संसद में जिस तरीके से वो अपने विपक्ष को घेरते हैं, सड़कों पे जिस तरीके से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आक्रामक रहते हैं, इन दोनों में किस तरीके की चीजें आप देख पा रहे हैं तब, जबकि वहाँ जब 20 से 22 घंटे बचे हैं, इनका प्रचार प्रसार का तरीका कितना अलग रहा है, या फिर एक जो फॉर्मेट जो पुराना एक ढर्रा जो चलते रहा है वही चल रहा है, या फिर नए टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसे ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ज्यादातर? देखिए, दोनों तरीका है। एक जो पुराना तरीका है कि बूथ वाइज अपने जो बूथ प्रभारी हैं उनको जिम्मेदारियां देना, कार्यकर्ताओं को लामबंद करना, उनकी सभाएं करना, उसको दिशा निर्देश देना कि वो डोर टू डोर कैंपेन करके कैसे तो लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा जो छोटे छोटे जनसंपर्क अभियान है, इसके बाद बड़े नेताओं की रैली और उनकी जनसभाएं, ये दोनों लोग कर रहे हैं। क्योंकि अब हम 2024 में लोकसभा चुनाव ये लड़ा जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी जोर है। दोनों के अपने अपने ग्रुप्स हैं, उनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। इसके अलावा उनके समर्थकों के फैन ग्रुप्स चल रहे हैं, वहां पर उनके कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज डाले जा रहे हैं, उनके जो उपलब्धियां हैं, काम है। और जो दोनों नेताओं का जो एक समानता मैं देखता हूं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, यहाँ पर झामुमो और कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता है प्रदीप यादव। जिस तरह से यहाँ पर प्रदीप यादव को विधानसभा में सरकार को जब भी संकट आया, विपक्ष जब भी हमलावर हुआ, तो उन्होंने तथ्यों के साथ, तैयारी के साथ, जिस तरीके से ना केवल डिफेंड किया बल्कि जोरदार हमला बोला, यही चीज केंद्र में निशिकांत दुबे करते रहे हैं कि सरकार पर जब भी हमला हुआ, चीजें समझ में आई तो उन्होंने उसको ना केवल डिफेंस किया बल्कि, तो दोनों ही नेताओं का जो रवैया है वो आक्रामक रहा है प्रचार अभियान से लेकर बयानों तक में। और इसका जो जादू दिखता है वो दोनों ही नेताओं का अपने अपने इलाके में, क्षेत्र में दिख रहा है और लोग उस तरह से रिएक्ट करते हैं जब हम लोग उनके पास जाते हैं। एक मसला आता है कि कौन स्थानीय है, कौन उपलब्ध है, कौन उपलब्ध नहीं है, वो एक शिकायत पब्लिक में रहती है। लेकिन जो दिख रहा है पूरा अब तक सिनारियो हम लोगों ने एक आखिरी सवाल ये है सूरज, कि ये जो जिस तरीके से प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब तक यह सीट मानी जाती रही है कि बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक जो है गोड्डा भी है, तो क्या वाकई में इस बार भी सुरक्षित मानी जाए? बीजेपी के लोग बीते जो परिणाम रहे चुनाव के, क्या उस तरीके से ही उम्मीद करें, या फिर इस बार जो है प्रदीप यादव ने जोरदार टक्कर दे रखी है? देखिए, कोई भी एक 15 साल तक सत्ता में रहता है तो उनको लेकर एक शिकायत पब्लिक में रहती है। तो ये दावा नहीं किया जा सकता इस बार गोड्डा में एक क्षेत्र को लेकर कि मुकाबला एक तरफा है या आसान है। प्रदीप यादव कद्दावर नेता हैं, पोड़ैया हाट में 25 साल से वो मौजूद हैं विधानसभा में, और केंद्र में जो विधानसभा में उनकी आवाज गूंजती है। तो निश्चित तौर पर उनका जो आक्रामक प्रचार अभियान रहा है वो जिस तरह से सामने खुलकर आए हैं टिकट के अनाउंसमेंट के बाद ही, और जिस तरह से निशिकांत दुबे भी मैदान में है अपनी उपलब्धियों के साथ, वो रैलियों में, सभाओं में अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, चाहे वो रोड का हो, रेलवे का हो, हाईवे का हो, एयरपोर्ट का हो। तो
ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुकाबला जो मैंने जिस तरह कहा कि चूंकि पिछले 3 टर्म से जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर ये दावा कर सकती है अपनी सभाओं में कि वो मजबूत स्थिति में है और ये उनका गढ़ है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, वो भी प्रदीप यादव, जो झारखंड की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरज ठाकुर को आप सुन रहे थे गोड्डा से, और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार फॉलो अप झारखंड पे आप देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पे द फॉलो अप पे देख पा रहे होंगे। और कांटे का मुकाबला है, ना केवल गोड्डा में बल्कि राजमहल हो या फिर दुमका, जहाँ से इस वक्त हम और सनी सरद हम दोनों लाइव हैं। तो आप समझिए कि 20 से 22 घंटे बचे हैं। नेताओं का प्रचार प्रसार जो है लगातार जारी है। कल भी कई बड़े नेता इन तीनों लोकसभा सीटों पे प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 5 बजे तक का वक्त है। सूरज जो बोल रहे हैं कि लड़ाई बहुत टाइट है, ये सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि तमाम जितने जगह हम लोग गए सब ये मान के चल रहे हैं। और खास करके आप समझिए कि स्थिति जो दुमका में है वही गोड्डा में है। मैं तो यहाँ जो भाजपा के लोग आए हुए हैं बाहर से प्रचार करने के लिए, वो तो यहाँ ये मान रहे हैं कि भाई दुमका से अधिक लड़ाई अब गोड्डा में हो गई है। इसके 2-3 आधार वो बता रहे हैं। एक तो आप देखिए कि शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़े हैं। जो ओवैसी के पार्टी के थे उन्होंने नाम वापस ले लिया। दूसरा, और जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हालांकि पिछले दिनों जो ओवैसी के पार्टी है उन्होंने बसपा को शायद वहाँ जो खड़े उसको समर्थन दिया है। लेकिन एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि आप समझिए कि 2019 के चुनाव में ये पुलवामा अटैक के बाद जो देश का पूरा माहौल बदला था, राष्ट्रीयता का एक मुद्दा था। और दुमका और गोड्डा दोनों सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन इन दोनों सीट पर देखिए यहाँ तो 50,000, निशिकांत दुबे जी जो है 1,84,000 वोट से जीते थे। लेकिन इसके अलावे जो अन्य सीटें थी उसमें बहुत मार्जिन था। जेवीएम के टिकट पर प्रदीप यादव चुनाव लड़े थे और बाबूलाल मरांडी भी जेवीएम के टिकट पर लड़े थे कोडरमा से। आप समझिए कि कोडरमा से बाबूलाल मरांडी करीब 4.5 लाख के आसपास के वोट से हारे, और प्रदीप यादव यहाँ अकेले लड़ते हुए वो 1,84,000 वोट से हारे। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। तीसरी बात एक ये कि जो एक नाराजगी देखने को मिल रही है, खास करके निशिकांत दुबे जी को लेकर कि उनकी मौजूदगी जो है नहीं रहती। ये तो हालांकि सभी लोकसभा क्षेत्र में है कि कितना समय देते हैं सांसद, नहीं देते, वो अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि आखिर हम कहाँ समय दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। विकास के दावे और मुद्दे वो गिनवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है, आप देखिए कि प्रियंका गांधी तक यहाँ पर उतर गई। दूसरी तरफ तमाम जितने चंपई सोरेन मैदान में उतरे, कल्पना मुर्मू भी सोरेन भी उतरी, इधर से भले ही अमित शाह मैदान में उतरे, जेपी नड्डा मैदान में उतरे, नेशनल जितने बड़े चेहरे हैं वो गोड्डा की धरती पर उतरे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम दुमका में हुआ, पीएम को छोड़ करके बाकी सब लोग रहे। स्टेट स्तर पर उस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी ने उतनी ताकत नहीं झोंकी। इस मसले पर बात करने पर पता ये चल रहा है कि भाई निशिकांत जी को क्या जरूरत है, खुद इतने मजबूत हैं। ये मुझे लगता है कि आज से 6 महीना पहले जब कोई विश्लेषण कर रहा था ये 14 लोकसभा सीट का, तो सबसे अधिक मजबूत जो है गोड्डा लोकसभा सीट के ही कैंडिडेट को माना जा रहा था और बीजेपी अपना सेफ सीट मान रही थी। लेकिन समय जैसे जैसे नजदीक आते चला गया, ये बहुत टफ सीट हो गई है और इसमें एकदम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीते चाहे निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव, जीत हार का जो फासला है वो बहुत कम रहेगा। अब चूंकि देखिए बीजेपी के वोट जो है इतने पैकेट में हैं, आप जाति के बैरियर को तोड़कर भी बीजेपी के वोट हैं अलग अलग पैकेट्स में, इसलिए उसको समझ पाना और उसको काउंट कर पाना मुश्किल है। एक तरफ प्रदीप यादव का वोट तो साफ दिख रहा है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कागज पर अगर आप जोड़ कर देखिएगा तो लगेगा कि एक तरफा जीत है। लेकिन बीजेपी के जो वोट है मोदी जी के नाम पर हैं और वो जो है बहुत जो कैडर वोट है। मतलब मोदी एक चीज सनी, आप वाइंड अप के पहले जिसका जिक्र आपने किया कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है गोड्डा में, और इन तीनों सीटों पे अगर आप देखें तो मुस्लिम मतदाता एक बहुत बड़े फैक्टर हैं। और यही वजह है कि जब दुमका में कल यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जब आए रैली करने, तो बाकायदा उसमें उन्होंने जिक्र किया, एक पुरानी चीज को छेड़ दिया कि कैसे जामताड़ा के कई जगहों पे जो है या फिर झारखंड में और दूसरे इलाकों में
उर्दू विद्यालयों में खास करके रविवार की छुट्टी को जो है शुक्रवार कर दिया गया था, जिसका व्यापक तौर पे विरोध हुआ। बाद में उन्होंने क्रिश्चियन का जिक्र किया। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो उस वक्त मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने फिर वापस कराया फैसले को और बहुत सारा उस पर जो है विरोध हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी चरण में जब दुमका में कल हम लोग जिस बात रैली का जिक्र कर रहे हैं वहां पे इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो उनको मालूम है कि मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है इन 3 सीटों पे, राजमहल हो, दुमका हो या फिर गोड्डा पे। तो ऐसे में एक जो हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की गई, हालांकि अगर आप ये बात बोलते हैं तो लोग इसको खारिज कर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोशिश इन मुद्दों को उठा करके यही किया गया, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के जो कैडर वोटर हैं, जो पीएम मोदी से पहले भी थे और आगे भी रहने वाले हैं, जो बीजेपी के नीतियों के साथ रहे हैं, उनकी एकजुटता अब भी बनी हुई है, वो टस के मस नहीं हो रहे हैं। मोदी के नाम पे और कितना वोट जो है 2019 और 14 की तरह 24 में जुड़ पाएंगे, वही फैसला करेगा इन तीनों सीटों पे। हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही है वो अब तक आपको पहुंचाएं। एक नया फैक्टर जो इस बार जुड़ गया है, इतना टफ चुनाव बीजेपी के लिए पहले नहीं रहा है, 2019 का नहीं रहा, 14 के लिए नहीं रहा। 24 में जो थोड़ी जो चीज़ें बदली है और जो टफ हुआ है बीजेपी के लिए, उसके पीछे हेमंत सोरेन का चेहरा है। वो चेहरा जो जेल में बंद है, आदिवासी समाज एकजुट हो गया है, मोबिलाइज हो गया है और यही सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, खास करके सुरक्षित सीटों पे। तो आप लगातार फॉलो अप झारखंड पे बने रहिए, देखते रहिए। हमारी कोशिश यही है कि जो भी चीज़ें ग्राउंड पे हो रही है वो आप तक पहुँचाएँ। हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आप देखिए कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लगातार कल्पना सोरेन सभा कर रही हैं, वो तीनों लोकसभा क्षेत्र में जा रही हैं और एक नारा लगातार, जिसका भी अभी पहले मैंने भी जिक्र किया कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, वो बोल रही हैं कि आप ईवीएम का बटन दबाइए तो जेल का गेट खुल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार, चाहे वो बीजेपी हो, आप प्रधानमंत्री भी आए तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं। अभी देखिए कि कल जो है आईटी का एक रेड हुआ गोड्डा में, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वहाँ पैसे जो है बांटने की कोशिश की जा रही है। ये सब जो मुद्दे हैं सनी, सुनिए समझिए इसको, कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है इस देश में सिर्फ ये झारखंड और दुमका और रांची की बात नहीं है, दूसरों का भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप देखिए ना कि अब लोग, पब्लिक समझ गई है, सब लोग तो बंटे हुए हैं ऑलरेडी, उनको मालूम है जब बीजेपी बात करती है भ्रष्टाचार की तो लोग पूछते हैं कि भाई फिर अजीत पवार आपके साथ कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं वही बता रहा था कि ये तो मुद्दे हैं और इस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि गोड्डा में एक बहुत नहीं लेकिन कुड़मी वोटर पर भी सबकी नज़र है, क्योंकि अब तक जो है ज़्यादातर कुड़मी वोटर जो है वो बीजेपी के साथ रहे हैं। आप देखिए कल चंद्र प्रकाश चौधरी जो खुद गिरिडीह से उम्मीदवार हैं, आजसू के कैंडिडेट हैं, वो प्रचार प्रसार करने के लिए गोड्डा के इलाके में आए थे, गोड्डा देवघर में, गोड्डा लोकसभा के क्षेत्र में। तो उन पर नज़र है कि आखिर वो प्रदीप यादव के तरफ कितने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है कि वो उनके वोटर हैं। लेकिन आप समझिए कि दूसरे इलाकों में जिस तरह से एक मूव चला है जयराम महतो के आंदोलन के बाद, स्थानीय और बाहरी को लेकर, निशिकांत दुबे को भागलपुर से लोग जोड़ देता है और यहाँ पे जयराम महतो ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, तो लोग ये मान रहे हैं कि कहीं कुड़मी जो है कांग्रेस की तरफ न, कांग्रेस की तरफ गए कहीं नहीं चला जाए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कुड़मी वोट जो है उनके तरफ है। बीजेपी के नेताओं के तरफ से तर्क ये भी दिया जा रहा है कि दीपिका पांडे को जब उम्मीदवार बनाया गया था तो फिर जो है मान के चला जा रहा था कि उनके साथ कुड़मी वोटर होंगे, क्योंकि उनके ससुर जो हैं वो अच्छी पकड़ रखते हैं और हस्बैंड कुड़मी जाति से आते, तो उस हिसाब से। लेकिन गोड्डा में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो नहीं होने वाला है। अब उसमें कितना परसेंट उधर कितना परसेंट इधर हो रहा है, इस पर सबकी नज़र है। दूसरी बात, प्रदीप यादव के कैंडिडेट हो जाने के बाद यादव वोटर भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं, तो वो प्रदीप यादव की तरफ क्या 100% हैं, या फिर जो बीजेपी झारखंड में खास करके यादव वोटरों पर मजबूत पकड़ रखी है बिहार से अगर तुलना किया जाए, बिल्कुल हाँ, तो उस हिसाब से वो कितने आते हैं। तो जातीय समीकरण के आधार पर तो देखिए उस आधार पर भी लड़ाई देखिए आपको मजबूत दिखेगी। लेकिन दूसरा है कि कागज की लड़ाई और जमीन की लड़ाई में बहुत अंतर है, लेकिन उस अंतर के बाद भी कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत मजबूत है। बिल्कुल अंतर है और क्या कुछ होगा वो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड से जो है आप तक अच्छी रिपोर्ट्स और जो चीज़ें चल रही है वो आप तक पहुंचाएं। अब तक आप बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।